तिलवाड़ा मेला, उस तिलवाड़ा मेले को अगर आप इस अंदाज से देखें कि मेला है तो कुछ नहीं है, वो हमारी आर्थिक जो उन्नति थी उसका आधार रहा है। बाड़मेर में 30 लाख लोग हैं, 60 लाख पशुधन है। अगर इस पशुधन का उपयोग गुजरात की तरह कर लिया जाए तो बाड़मेर के अंदर आर्थिक उन्नति का सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है। लेकिन उस मूल्य को हम समझ नहीं पाते, उस मूल्य के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान जो रहता है वो ये रहता है कि एक्सीडेंट हो गया या बलात्कार हो गया। मूल्य की पत्रकारिता को हम भूल करके केवल और केवल सूचना की पत्रकारिता पर आधारित कर, यह जो दायित्व हम पर है उस दायित्व को हम नहीं निभा पा रहे हैं। और वर्तमान में नहीं निभाने के कारण भी है। पहले जो समाचार थे, मुझे याद आता है कि डॉक्टर केसरीमल जी केसरी के समय में आज से करीब 30 साल पहले की बात होगी, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, एक न्यूज आती थी और उस एक न्यूज का मतलब ये होता था कि पूरा शासन हिल जाता था। आज हमारे पास में 150 खबरों बाड़मेर की होती है और 150 खबरों में से खबरें कुछ नहीं होती है, सूचनाएं होती है। और वो सूचनाएं अगर हम प्रकाशित नहीं करते हैं तो वो प्रेषित करने वाला नाराज हो जाता है, अच्छा आपने हमारी खबर नहीं दी, जबकि वो खबर है ही नहीं, कि वो सूचना मात्र है और वो उसी को दिखा है। मूल्य की पत्रकारिता की जब आप बात करते हैं तो आप इस पर आइए कि समाज के लिए हुआ क्या, किया क्या। मुझे याद, अब आप पत्रकारिता का प्रभाव क्या है, पत्रकारिता क्या कर सकती है। मेरे जीवन के 20 साल के अनुभव में मैंने 30 बड़े अभियान किए हैं, 30 अभियान में रिजल्ट लाया, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल रिजल्ट लाया। लेकिन उसका आधार ये रहा, आप जिस मुद्दे को छेड़ रहे हैं उससे समाज कितना जुड़ा हुआ है। समाज अगर जुड़ा हुआ है आपके उस काम के लिए वो साथ में खड़ा रहकर, वही मूल्यपरक पत्रकारिता है जिसके बारे में आपको कहा जाता है। मैं जब आया मैं तो ऋतिकदास जी भाई साहब चोटन से मेरे साथ पत्रकारिता करते थे, और आप जब एक पत्रकार की हैसियत से काम करते हो तो समाज आपको कैसे देखता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 2003 में जब मैं आया पत्रकारिता कर रहा था यहाँ पर, 2007 में पवन जी जोशी और मैं पुखराज जी भाई साहब के घर पर गए, तो पवन जी को मिलना था। ये मूल्य आधारित चीजों का आकलन समाज कैसे करता है उसका एक उदाहरण है। तो पवन जी बात कर रहे थे, मैं भी बैठा था, 10 मिनट की बात चली, 15 मिनट चली, 17 मिनट चली। थोड़ी देर बाद पुखराज जी ने पूछा कि ये कौन है, तो पुखराज जी को बताया पवन जी ने मेरे साथ काम करता, रतन दवे नाम है। पुखराज जी वहां से उठे और सीधे अंदर गए, पूरे परिवार को बाहर लेके आए और सातों सदस्यों का कि वही लड़का है जिसको वो रोज पढ़ते हैं। मतलब वो मूल्य थे जो उनको प्रभावित कर रहे थे। मैं इस पे मेरी प्रशंसा नहीं कर, मैं कहूँ ये पत्रकारिता की कद्र है कि लोग मानते हैं कि जब आप मुद्दों को लिखेंगे तब उसको सुना जाएगा। मैं एक छोटी कहानी आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से अगर एक पत्रकार चाहे तो परिवर्तन कर सकता है। बाड़मेर में मेरे जीवन की सबसे बड़ी कहानी है। एक महिला रेशमा की पाकिस्तान में मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद मैं अपने संघ से जुड़े पूर सिंह जी मेरे पास में आए। मैं उस समय बालोतरा से बाड़मेर आ रहा था। पूर जी ने मेरे को कहा कि इस महिला की डेथ हो गई है, इसका जो शव है वो पाकिस्तान के अंदर है और खबर कर दी है। तो मैंने कहा भवानी सिंह है मेरे वो साथी कर लेंगे, तो बोले आप आओ, आपको करनी है, हम आपसे करवाना चाहते हैं। आ गया, मुझे समझ में आ गई। तो जो लालच होता है पत्रकार का, मैंने बैठ जाओ, जब तक मैंने को आप जाना मत, खबर लिख देता हूँ। खबर लिखने के बाद मैंने उनको वादा किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शव लेके आएंगे। अब वहां से चीज शुरू होती मूल्यों की। खबर लिखने के बाद दूसरे दिन ये हुआ कि बुलाएंगे कैसे, क्योंकि शव पाकिस्तान में, मैं यहाँ बैठा हूँ और पूर जी के पास में ऐसा कुछ नहीं है। तो उस चीज को ट्वीट किया गया सुषमा स्वराज जी को। सुषमा स्वराज जी को ट्वीट करने के बाद फिर उनके पीए से बात करी, उनको कहा कि ऐसा मामला है बाड़मेर में, उन्होंने ट्वीट किया है। तो सुषमा स्वराज ने इसको तत्काल पाकिस्तान के गृह मंत्रालय को ट्वीट किया। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय का, भारत के गृह मंत्रालय में ट्वीट होते ही मुद्दा जानकारी में आया। जानकारी में आने के तुरंत बाद में वहां से पाकिस्तान से मेरे पास एक कॉल आया कि ये मुद्दा है, इसमें आपने कुछ लिखा है, सुषमा जी ने ट्वीट किया है। सुषमा जी एक ऐसी लेडी थी जो हमेशा मानवीय मुद्दों को सरोकारों में रखती थी। कुछ मेरे संबंध थे लक्ष्मीनारायण जी से। अब वहां से यस हो गया,
उधर पाकिस्तान के अंदर उस समय सरकार के इलेक्शन चल रहे थे, इमरान खान के चुनाव का टाइम था। किसी भी सरकार का कोई राजनेता उस टाइम सक्रिय राजनीति का काम नहीं कर पा रहा था, केवल और केवल प्रशासन के लोग वहां पर थे। तो उन्होंने कहा कि इजाजत तो मिल जाएगी, लेकिन वो आदमी कहां पर है जो ढूंढ के लाया जाए। उस आदमी को दिया गया, उसके वीजा और कागजात थे वो पाकिस्तान के अंदर जमा थे। तो अब वीजा और कागजात जमा आया, वो शुक्रवार को वहां पर छुट्टी, तो उन्होंने कहा अब तो ये तो मिल ही नहीं सकता। फिर वापस जाकर के संपर्क किया, तो उन्होंने वहां से वीजा और कागजात निकलवाने की प्रक्रिया शुरू करके उसका हाथ में दी। अब शुक्रवार की शाम की ये घटना थी, शनिवार को थार एक्सप्रेस रवाना हो जाती है, 2 बजे उसको कागज मिले, 4 बजे यहाँ से थार एक्सप्रेस रवाना होने वाली थी। और उसके बाद में 7 दिन बाद में आपके पास में समय है कि गाड़ी आप सब को लाओ या नहीं लाओ। तो मैंने उनको कहा, मैं आप रवाना हो जाओ, बाकी देख लेंगे जैसा होगा, एक बार रवाना तो। अब चुनौती ये थी कि वो 2 बजे रवाना हो रहे हैं, 4 बजे यहाँ से थार एक्सप्रेस रवाना हो रही है, और 7 घंटे से पहले वो खोखरापाट नहीं पहुंच पा रहे थे। तो मेरी पत्रकारिता जो थी जिसका, तो मैंने कहा कर किया क्या है, तो कलेक्टर यहाँ थे, नकाते थे। मैंने उनको कहा, कलेक्टर साहब थार एक्सप्रेस को पाकिस्तान में रुकवा देते हैं। तो वो हंसने लगे, पाकिस्तान में गाड़ी कैसे रोकेंगे अपने रेल को। तो मैंने कहा कलेक्टर चाहे तो चिड़िया भी नहीं आ सकता। और मैं पुराना सा फार्मूला है, जिन गाँव में रहते थे, सिग्नल अगर नहीं दिया जाए ना तो ट्रेन नहीं चलती। वो इस बात को मान गए और उन्होंने वहाँ मैसेज कर दिया, सुरक्षा का कोई कारण है इस वजह से भी ट्रेन आधा घंटा रुकी जाएगी, इससे ज्यादा तो मैं नहीं रोक सकता। डीआरएम ने उस गाड़ी को रोक दिया, आधा घंटा वो गाड़ी रुकी और शव रवाना हो गया। उस दौरान मेरे पास राजस्थान पत्रिका का प्लेटफॉर्म था जो दूसरे दिन सुबह का था। तो मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के साथी है, इन सब से एक फ्लैश करवा दिया कि एक महिला का शव आ रहा है और उस शव के कारण के इंटरनेशनल गाड़ी को रोक दिया गया है। तो वो जैसे ही बात फैली तो पूरे हिंदुस्तान में एक बार से आ गया था, एक महिला का शव आ रहा है, उसको रोक दिया गया और गाड़ी रुक गई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने तुरंत ही रेलवे को मैसेज किया कि तुमने गाड़ी रोकी कैसे। तो साहब ने कलेक्टर के कहने से रोका। कलेक्टर ने मेरे को कहा गाड़ी मेरे पास में सवाल आ गया, मैं कहा रवाना कर दो, मेरे पास मैसेज था, फाइन हो गया। 7 बजे वो शव वहां पहुंच गया। अब गाड़ी निकल चुकी थी, वापस निकले तो आप बागा बॉर्डर से आओगे। तब अगले दिन अब क्या किया जाए, क्योंकि उसको लाना जरूरी था, वो वहां तक मैं पहुंचा चुका था। उस टाइम मानवेंद्र सिंह जी के पास पहुंचा। मानवेंद्र सिंह जी को सारा मामला जानकारी में था। उनको मैंने कहा, मैं इसको लाना तो है। तो उन्होंने कहा कि तो आ जाएगा। आएगा कैसे, उधर से नहीं मिली, फिर बागा बॉर्डर से अपन गेट खुलवा सकते हैं। तो वो हंसने लगे, गेट कैसे खुल सकता है, जसवंत सिंह जी के लिए खुला था ना, वैसे खुल सकता है। तो उन्होंने तुरंत बात करी और दूसरे दिन ये रिजल्ट आया। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने मिलकर के निर्णय लिया कि गेट खोल करके इस महिला के जनाजे को यहाँ लाया जाए। और उस महिला की अंतिम इच्छा ये थी कि उसकी मिट्टी को भारत में सुपुर्द किया जाए। सवाल मूल्य की पत्रकारिता का इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो मानवीय मूल्यों को समझ करके जो पत्रकारिता की जाती है, तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको संघ के एक ऐसे कार्य के बारे में बताना चाहूंगा जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी बात 1971 के युद्ध को लेकर के आईसी श्रीवास्तव जिला कलेक्टर से होती है, जो 1971 के युद्ध को मुझे हूबहू ऐसे सुनाते हैं जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध चल रहा था, उस दिन 10 तारीख की हो रहा, 10 तारीख की रात को पाकिस्तान बमबारी कर रहा था। उस बमबारी के दौरान बाड़मेर का जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पर बम गिराए गए। जिस टाइम बम गिराए गए उस टाइम 250 टैंक डीजल से भरे हुए बाड़मेर के रेलवे स्टेशन के गोदाम में भरे हुए थे। आईसी श्रीवास्तव जो यहाँ का कलेक्टर थे और यहाँ के जो एसपी थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए, पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और उस समय आईसी श्रीवास्तव ने कहा, मैंने एक आवाज दी, संघ के कार्यकर्ताओं को 250 कार्यकर्ता उस समय आए और लातों से मार करके उनके डीजल के टैंक को बाहर निकाला गया। ये तथ्य आज तक किसी ने नहीं। आप समझिए कि तथ्य की जो पत्रकारिता है वो समाप्त होने लगी। और ये तथ्य आधारित पत्रकारिता का समाप्त होने का कारण यही है कि हमें जो सुनाया जाता है वो हम आधिकारिक रूप से नहीं सुन रहे हैं। मुझे जब मैंने 1971 को लिखा, मुझे बताया गया कि रेडियो पर आवाज गूंजी थी। उस अंततः मैं 19 श्रीवास्तव तक पहुंचा,
जिनकी उम्र 92 ईयर है, वो पूरा 1971 लिख सकते हैं। मैं अपनी बात को इस पर विराम देता हूँ कि जब भी लिखे, पहला तथ्य उसको छेड़े नहीं, और दूसरा विश्वास, तीसरा निष्पक्षता। ये 3 पत्रकारिता के मूल आधार है। और खुद की छवि जो आपकी है वो समाज निर्धारित करता है कि आप सही हो या गलत हो। और अंतिम विषय पर आकर के मैं कहता हूँ कि आज की सबसे बड़ी जो चुनौती है भाई साहब, इसको हमने महसूस किया है। पहले ये होता था कि आपको डराया जाता था, धमकाया जाता था, टांगे तोड़ दी जाएगी, तब वो टांगे तोड़ने वाले को कहा जाता था कि ऐसा नहीं होगा। दूसरा दौर जो पत्रकारिता का आया, उसमें पैसा आया कि तुझे पैसा दिया जाएगा, बिक जा। वो बिकने को तैयार हो जाता था, चलो बिक जाऊंगा मैं, और तो क्या करें। तीसरा जो उसके साथ जो आया वो प्रभाव का दौर आया, सबसे बड़ा प्रभाव का, मुझे इस राजनीतिक मंच में ये पद मिलेगा, मुझे इस राजनीतिक मंच में ये पद मिलेगा, ये पद मिलेगा। अब जो दौर आया है वो दौर आया है आपको सामाजिक लांछन का। सोशल मीडिया के इस दौर में अगर आप सच लिख रहे हैं तो आपको प्रभावित करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, आपके विचारों को बदलने के लिए, आपको दिशा भ्रमित करने के लिए आप पर ऐसे ऐसे लांछन लगाए जाएंगे कि आप खुद अंदर से हिल जाएंगे, सोचेंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसे लांछन मेरे पर क्यों लग रहे हैं। तब पत्रकारिता का ये नया दौर करता है। अगर इसके आगे आप नहीं झुके तो फिर आप मूल्यों की पत्रकारिता करते रहेंगे, और यहाँ पर आप टूट गए तो फिर आप पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने भी पत्रकार हैं वो इन सारे प्रभावों से दूर रहते हुए हमेशा अपने मूल्य को आधारित रखें और मुद्दों पर पत्रकारिता करें। मुद्दों की पत्रकारिता सदैव जिंदा रही है और याद रखी गई है। मुझे याद है, मैं कहता हूँ, जब आप लिखने बैठते हैं ना, उस समय आप पाठक को अपना ईश्वर समझें और खुद को उसका उपासक समझें। शब्द हमारी उपासना है, शब्द हमारी शक्ति है। शब्द के लिए हम जाने जाते हैं। मेरे मित्र कैलाश चौधरी, लेकिन जिनसे उनको टिकट मिला था, मैंने देखा था हिस्ट्री शीटर को टिकट दिया गया, क्योंकि वो तथ्य था जिसको मैं छेड़छाड़ नहीं कर पा रहा था। वो तथ्य लिखना था क्योंकि उन्होंने भी भर के दिया था। ये कतई तय नहीं है कि आज वो आदमी अपराध कर रहा है, लेकिन ये तथ्य तो था उसके अंदर के ये है। तो उस तथ्य के साथ आप छेड़छाड़ ना करें। समाज उसमें आपको कभी बुरा नहीं कहेगा। मुझे संघ के 10 लोगों ने कहा ये तथ्य तो सही था उसमें, क्यों वो सारे केस मान लो झूठे होंगे सारे होंगे, लेकिन एक तथ्य होता है। तो हमें ये चीजें जो सिखाई गई है वो आदरणीय डॉक्टर केसरीवाल जी केसरी ने सिखाई है। कभी हमें ये बातें महाराज जी ने सिखाई है, कभी हमें ये रिखवदास जी ने सिखाई है। तो जो सीखने का ये दौर चला है, मूल्य को सीखने का दौर चला है, समाज से चला है, संघ के साथ में। मैं संघ के मंच पे खड़ा हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ। संस्कृति, नैतिकता, जीवन जीने की पद्धति, संस्कार देने का जो काम संघ करता है वो एक आदमी को प्रशिक्षित करता है। इस पंडाल में हम जितने भी लेखक बैठे हैं, भले कोई किसी को इतना बड़े, मैं एक नाम लेना चाहूँगा, वो यहाँ पर मौजूद है, धर्मवीर रोज। मैं उनको पढ़ता हूँ और मुझे पढ़ने के बाद में लगता है कि संघ में लिखने वालों में धर्मवीर रोज का नाम भी एक बेहतर लेखक में से है। आप पढ़िए उनको, आपको लगेगा दिशा देने वाली चीज लिखते हैं। यही मूल्य आधारित पत्रकारिता है। किसी अखबार में लिखना या किसी प्लेटफॉर्म पर लिखना जरूरी नहीं है। जहां भी आप लिखते हैं वो आपकी पत्रकारिता है, बस वो मूल्य परक होनी चाहिए। मूल्य से परे जो भी है वो आपकी पत्रकारिता नहीं है। संघ परिवार ने आज मुझे बोलने का मौका दिया, थोड़ा लंबा बोला, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। भाई साहब का धन्यवाद। भाई साहब ने अपने पत्रकार जीवन के कई अनुभव हमसे शेयर किए, इसके लिए धन्यवाद। देवर्षि नारद का कहा हुआ एक कथन है कि किसी भी मत को मानने से पहले स्वयं उसकी अनुभूति करना आवश्यक है और उसको विवेकानुसार निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए और लोकहित में ही उसकी प्रस्तुति करनी चाहिए। तो आज के समय में प्रिंट पत्रकारिता के अलावा एक कुछ नए आयाम भी जुड़े हैं, जो फेसबुक में भी हैं, जो यूट्यूब पर भी हैं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपनी राय भी रख रहे हैं और बहुत प्रमुखता से प्रखरता से अपनी राय रखते हैं। ऐसे एक पत्रकार दिनेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में हमें अपने अनुभव बताएं और वर्तमान में पत्रकारिता के मूल्यों का पालन कैसे किया जाए उस पर थोड़ा राय दें। 5 मिनट का समय है, थोड़ा समय का धन्यवाद। वैसे मंच पर बोलने की आदत नहीं है, थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है, लेकिन मुझे इस बात का
बहुत खुशी है और खास तौर से मुझे पत्रकारिता करते हुए इसी 15 अप्रैल को 18 साल हो गए हैं। इस 18 साल के जीवन में आप सोचिए ये दूसरा मौका होगा जब नारद जयंती पर आरएसएस की ओर से हम सभी पत्रकारों का सम्मान किया जा रहा है। इसके लिए मैं पत्रकारों की ओर से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने एक दौर देखा है, मैं चूंकि रतन जी ने अपने प्रिंट मीडिया के अनुभव बताए अच्छे, और मैं हमेशा इनको फॉलो करता हूँ, इनकी पत्रकारिता को, और जो ये इश्यू उठाते हैं वो यकीनन अपने आप में समाज से और जमीन से जुड़े होते हैं। क्योंकि मैं टीवी से आने वाला हूँ, मेरी आप ये समझिए मैंने 2005 के अंदर टीवी पत्रकारिता को शुरुआती बाड़मेर में किया था, दृष्टि डेजर्ट जो लोकल न्यूज चैनल था, और उसके साथ काम किया 7-8 महीने। तो मैंने दौर को शिफ्ट होते हुए देखा है, टीवी पत्रकारिता से कैसे सोशल मीडिया पर सब कुछ शिफ्ट हो गया। आप देखिए इन 15 सालों के इतिहास के अंदर टीवी पत्रकारिता में जब मैं आया था तो आप सोचिए पूरे महीने के अंदर, जैसे अभी रतन जी भाई साहब ने बताया कि एक खबर होती थी उस जमाने के अंदर, और आज के समय के अंदर 150 होती है। तो आप सोचिए जब मैं पत्रकारिता के शुरुआती 4-5 साल जो थे मेरे, पूरे महीने के अंदर 10 से 15 स्टोरी होती थी। एक स्टोरी होती थी जो आप सोचिए हम लोग कैसेट के अंदर करते थे, कैसेट के अंदर कैमरा होता था। आज के जमाने में तो अभी स्टोरी किया आपने 5 मिनट के अंदर आपने यूट्यूब या फेसबुक पर चला दिया तो वो पब्लिश हो जाता है, लेकिन हम कैसेट के अंदर शूट करते थे। उसके बाद में शाम को जयपुर के लिए बस जाती थी, उस बस के अंदर जो टीवी जो कैसेट होता था वो जयपुर जाता था, वहां से एडिट होता था, वहां से जाता था। आप सोचिए तीसरे दिन जाकर पब्लिश होता था। लेकिन आज आप देखिए सब कुछ बदल गया है। उस वक्त आप देखिए उस दौर की पत्रकारिता के अंदर हम लोगों को जानने पहचानने वाले भी बहुत कम थे, और क्योंकि वो एक नेशनल मीडिया की पत्रकारिता थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला सब कुछ धीरे धीरे एक शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट होने के बाद में आज के समय के अंदर टीवी मीडिया पूरा का पूरा आप देखिए सोशल मीडिया, हर कोई आप देखिए बस के अंदर जा रहा है या कहीं बैठा है तो टीवी देखना पसंद नहीं करता है, वो सिर्फ ये देखेगा फेसबुक पे क्या आया, यूट्यूब पे क्या आया। तो ऐसे में अब हम लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप देखिए पहले जो स्टोरी होती थी वो नेशनल लेवल पर हो सकता है 10, 20, 50 हजार लोग देखते हो, लेकिन अब आप जो खबर करोगे उसे लाखों लोग देखेंगे। वो भी ऐसा नहीं है कि बाहर में पूरे राजस्थान के लोग देखेंगे। और उसका आप सोचिए अगर आपने किसी भी गलत तथ्य को पेश कर दिया है तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा समाज के ऊपर, क्योंकि हर लोग आपको रिएक्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है और ज्यादा बढ़ जाती है। आप सोचिए जो वर्तमान की पत्रकारिता है वो, और खास तौर से सोशल मीडिया की पत्रकारिता के लिए मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आपके सामने शेयर करता हूँ। पिछले साल की घटना है, जालोर के अंदर एक इंद्र मेघवाल करके मटकी का एक कांड हुआ था। उसी को लेकर आप देखिए मुझे भी मेरी ऑफिस तक आया कि बोले आपको जालोर जाना है 2 दिन के लिए और आपको देखना है कि क्या कुछ हो गया। पहले दिन वो खबर आई तो ये बताया गया कि साहब क्या खबर सही थी गलत थी ये जांच का विषय था, लेकिन अखबार और तमाम लोगों ने छापा कि मटकी में उसको पानी नहीं पीने दिया, इसी वजह से उसको 2 थप्पड़ मार दिए। लेकिन सभी लोग एक साइड की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी के पीड़ित परिवार के घर से। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि स्कूल के अंदर क्या कुछ हुआ था, स्कूल के बच्चों के क्या कुछ हुआ था, क्या टीचर थे, टीचर ने क्या कुछ देखा, इन तमाम चीजों को किसी ने भी। और उसके बाद में समाज के अंदर उस खबर को लेकर एक बड़ा नैरेटिव सेट हो गया, और उस पूरे नैरेटिव पर आप सोचिए पूरी सरकार इन्वॉल्व हो गई, तमाम यहाँ नहीं दिल्ली तक। हर किसी को ये लग गया कि आज के जमाने में आजादी के बाद में भी ऐसे हालात है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए। तो मैं और ये मेरा कैमरामैन है अशोक, हम दोनों सुबह 7 बजे के आसपास निकले, 8:30-9 बजे के आसपास पहुंचे। तो हमने डिसाइड किया क्योंकि वहाँ पूरे दिन पॉलिटिकली जितने भी चाहे जो लोग थे वो आने वाले थे, हमें उन्होंने कहा। तो मेरे बॉस ने मुझे एक ही चीज कहा, पूरे पहले स्कूल जाओ। वहां मैं नहीं पहुंचा वहां की क्या स्थिति थी, तो मैं स्कूल गया। आप यकीन मानिए पहले तो मुझे वहां लोगों ने घुसने नहीं दिया। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, बोले साहब यहाँ कोई नहीं आ रहा है, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, गाँव वाले करें सब वहीं पर जा रहे हैं, इसलिए हमें आप पर भरोसा नहीं है। लेकिन वहाँ आप सोचिए क्योंकि मैं सोशल मीडिया के लिए कामकाज करता हूँ, तो वहाँ ऐसे बुजुर्ग और युवा मिले जिन्होंने मुझे जानते थे और उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। और वहां से मैंने 12 मिनट का एक रिपोर्ट किया।
जिसके अंदर हर उस तथ्य को शामिल किया, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होना चाहिए, ये मैंने नहीं बताया। उनका थप्पड़ मारा, ये बात उस बच्चे ने बता दी कि 2 थप्पड़ मारे, ये सब कुछ हुआ, मटकी थी या नहीं थी, इस बात को लेकर मैंने बताया कि ये स्थिति है, वस्तु स्थिति। और उसी खबर पर आप देखिए उसके बाद में जो एक नैरेटिव सेट हो रखा था, तो उसके बाद में लोगों को ये पता चला कि वहां की दूसरे पक्ष की, दूसरा जो पक्ष था उसका क्या कुछ रिपोर्ट थी। और उसी रिपोर्ट पर आप देखिए, मेरी उसी रिपोर्ट पर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमदाबाद जाते हैं, उसी एक रिपोर्ट पर 7 बार जांच हो जाती है, 7 बार, एक नहीं 7 बार। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर कहते हैं अहमदाबाद के अंदर, क्योंकि उस वक्त मेरे हिसाब से गुजरात के इलेक्शन चल रहे थे, तो क्या आपका ये जब हमें आज तक के न्यूज एंकर थी वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपका ये लड़का गया था जालोर के अंदर, वही बता रहा था कि मटकी थी या नहीं थी, तो इसीलिए हमें बार बार हम जांच करवा रहे हैं। और आखिर में तथ्य में थप्पड़ मारी थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो मैंने दूसरा फैक्ट रखा, मैंने और कुछ भी नहीं किया। और हाल ही के दिनों में आप देखिए पचपदरा के अंदर जो घटना घटी, तो वहां पर भी हमने एक फैक्ट रखा, लेकिन हमने जाते जाते दूसरा फैक्ट भी रखा। तो हमारा काम है, क्योंकि हमारे, आप सोचिए कि वीडियो को लाखों लोग देखते हैं और उसका समाज पर कितना इंपैक्ट होगा, ये हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि इंफॉर्मेशन का जमाना बहुत फास्ट है, 2 एक्सीडेंट हो गए, 2 मर गए, ये सब कुछ होगा, लेकिन उसका फैक्ट क्या है, क्या कुछ फैक्ट है, इन तमाम चीजों को लेकर हम ध्यान में रखते हैं। और देखिए, हम लोग पत्रकार भले हैं, लेकिन पत्रकारिता के साथ साथ हमें इमोशनल भी है, कहीं ना कहीं हमारा भी समाज से जुड़ा हो जाता है। आप देखिए सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं। फायदे क्या है कि मेरे भाई अशोक ने एक रिपोर्ट दी कि सिंदरी के अंदर माता पिता की डेथ हो गई और 7 बेटियां थी। आप सोचिए, इसने उस पूरे मुद्दे को लेकर तमाम रिपोर्ट्स दी, और उसी पर आप देखिए 3-4 करोड़ रुपए और लोगों के लिए, उस 7 बेटियों के लिए पूरा देश आगे आ गया। ये एक अलग इम्पैक्ट है, आप देखिए कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है, आप देखिए कि एसपी ऑफिस के आगे कोई महिला आती है, हम उसके 4 चरित्र को लेकर वीडियो बना देते हैं, उसका एक समाज के अंदर गलत इफेक्ट जाता है, जो हमें सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमें अपना पूरी ड्यूटी निभानी चाहिए। तमाम चीजों को लेकर पहले ये देखना चाहिए कि इस वीडियो का समाज के ऊपर क्या कुछ असर होगा, और तमाम जो फैक्ट्स है वही हमें आगे लाने चाहिए। आप सबका शुक्रिया। धन्यवाद भाई साहब ने अपना जीवन अनुभव बताया। और वैसे भी जो आजकल की पत्रकारिता है, उसमें वैसे भी त्रिलोक में भ्रमण जिस प्रकार से नारद जी करते थे, वैसे ही पत्रकार भी आजकल काफी भ्रमण कर रहे हैं और जीवन संवाद भी हो रहा है। एक पत्रकार जिनका नाम मैं आज लेना चाहूंगा, क्योंकि नारद जयंती का दिन है और कल ही उन्हें उनके कहने की वजह से जेल बोला गया, क्योंकि उन्होंने सत्य बोला था। भावना किशोर, आपको उन पत्रकार का नाम पता होगा शायद। उन्होंने जो भी कहा, उन्हें हाई कोर्ट से वैसे जमानत मिली है, तो ये अच्छी चीज है। नारद जयंती के दिन ही उन्हें वापस जमानत मिली है, तो इसी चीजों से हमें संबंध मिलता है। भाई साहब की पत्रकारिता के अगले चरण में मैं बुलाना चाहूंगा भाई साहब अशोक सेरा जी को। वो भी फ्रीलांसर है और काफी अपने विचारों को प्रकट करते हैं समय समय पर, और देश और दुनिया से जुड़ी समस्याओं को लगातार प्रकट करते हैं। भाई साहब सबसे पहले तो हमारे आदिकाल के मुनि नारद जी की जयंती पर सभी पत्रकारों को बधाई देना चाहूँगा। हालांकि मंच पर बोलने का भी मौका नहीं मिलता, और मिलता भी तो बहुत हम दूरियां रखते हैं मंच पर जब बोलते हैं। आज पहली बार मैं किसी कार्यक्रम में, और विशेषकर हमारे पत्रकार साथियों के सामने बोल रहा हूँ। आज रतन जी भाई साहब ने और दिनेश जी ने वर्तमान में पत्रकारिता के मूल्यों पर जो बात की है, मैं इतना ज्यादा तो नहीं जानता, क्योंकि मुझे पत्रकारिता करते हुए अभी कुछ साल ही हुए। अगर सक्रिय पत्रकारिता और किसी बैनर के साथ जुड़े हुए पत्रकारिता करने की बात हो तो मुझे मुश्किल से 3 साल हुए होंगे। लेकिन मैंने इन 3 सालों में इस पत्रकारिता में क्या देखा है और वर्तमान में पत्रकारिता क्या है, क्योंकि हम लोग जब आपस में बैठते हैं तो कई सारी पुरानी पत्रकारिता के बारे में चर्चा होती है, कैसे खबरें उस समय की जाती थी और उन खबरों का क्या असर होता था, एक पत्रकार की क्या वैल्यू होती थी, वो सारी चीजें मुझे सुनने को खूब मिली।
लेकिन जिस तरीके से मैं उनकी बातें सुनता हूँ और आज की पत्रकारिता देखता हूँ तो दिन और रात का फर्क है। और मुझे ये दुख भी होता है कि कहीं ना कहीं उस समय आज क्यों नहीं। अगर बात सोशल मीडिया की करें तो मैं, जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि आज की पत्रकारिता में एक जमाना होता, अखबार का समय होता, टेलीविजन का समय होता, जब खबरें आती थी तब किसी ने खबर को पढ़ लिया या खबर को टेलीविजन में देख लिया, उस समय जो दर्शक है या जो पाठक है वो अपनी प्रतिक्रिया सीधे तौर पर नहीं दे सकता था उस समय, क्योंकि अखबार आता था, उसने पढ़ लिया, टीवी में देख लिया। लेकिन आज की जो सोशल मीडिया की पत्रकारिता है उसमें आपने कोई भी खबर की है, आपकी सोशल मीडिया पर आई है, चाहे किसी बड़े बैनर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई है, आपका व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई है, तुरंत प्रभाव से समाज, जो दर्शक हैं, जो पाठक है, वो तय कर लेंगे कि आपने खबर क्या की। हम लोग पत्रकारिता करते हैं, उसके साथ साथ कई ऐसे काम भी होते हैं जो पत्रकारिता के साथ साथ किए जाते हैं। कई ऐसे चीजें होती हैं जिनको हमें जानना पता है कि ये खबर है, ये घटना हो गई है, लेकिन हमें ये भी पता है कि ये खबर हम अगर हम दिखाएंगे, ये घटना हम दिखाएंगे तो हमारे समाज पर बुरा असर पड़ेगा। और कई बार हमें ऐसी खबरों को रोकना पड़ता है, हम चला करके वो खबर नहीं करते। हमें पत्रकारिता करते करते इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जो खबर कर रहे हैं या हम जो घटना दिखा रहे हैं, उस घटना को दिखाने के साथ साथ, जैसा रतन जी ने कहा कि आजकल सूचनाओं की पत्रकारिता हो गई। निश्चित रूप से अधिकतर जो खबरें होती है, अधिकतर तो क्या, मैं तो कहूंगा कि आजकल की जो पत्रकारिता, सोशल मीडिया की पत्रकारिता रहेगी, उसमें 90% अधिक पत्रकारिता है वो सूचनाओं की पत्रकारिता रहेगी। लेकिन सूचनाओं की पत्रकारिता में हम इसको कैसे, क्या चीज नहीं जोड़े ताकि वो मूल्यों की पत्रकारिता भी बने और एक संदेश देने की भी बात। अगर आप किसी एक्सीडेंट की खबर कर रहे हैं तो अपने दर्शकों को, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम अपील कर सकते हैं कि आप कैसे सावधानी बरत सकते हैं और ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसका कारण क्या है, ताकि दूसरा कोई चालक उसकी वही गलती नहीं दोहराए। किसी ने आत्महत्या की है तो आत्महत्या क्यों की है, उसके कारण तक जाएं, उसका समाधान कैसे हो सकता है, ये समाज के लोग और जो परेशान लोग हैं उनको समझा सकें, बता सकें कि आखिर समस्या कहां है। इसी प्रकार की कई सारी बातें सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि हर वर्ग, हर समाज, हर व्यक्ति की खबर करना एक पत्रकार संभव नहीं है। कहीं पर ऐसी चीजें होती है जहां पर होती भी नहीं है और कहीं पर नहीं भी होती है। लेकिन जैसा रतन जी ने कहा कि कभी अगर ऐसा होता है तो कई प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं उनसे हमको फेस करना पड़ता है। इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब समस्याओं से जूझते हुए हम लोग लगातार आगे बढ़ते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, हमारे साथी जाते हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है और कई आसपास के ऐसे लोग होते हैं जो समस्याओं से हमें बाहर निकालकर हमारा सपोर्ट करना बड़ा अच्छा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। मैं अगर मेरी सोशल मीडिया के बारे में बात करूं तो मैंने फेसबुक और यूट्यूब पर भी अपना चैनल बनाया था। वर्ष 2020 में एक्टिव रूप से उस पर काम करने लगा। जैसा जो आमतौर पर मेरे आसपास मैंने जो खबरें देखी या जो घटनाएं देखी वो सब लोग करते हैं, मैंने भी वो करना शुरू किया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी है कि मेरे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, उतने लोग मुझे देखते हैं, मेरे खबरों को देखते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, तो क्यों ना इन्हीं दर्शकों का लाभ कई लोगों के लिए काम में लिया जाए। मैंने अब तक मैं मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो चीजें वो बताना चाहूंगा ताकि कुछ और लोग भी उसको देखें। मैंने वैसे अब तक 50 से 60 ऐसे परिवार हैं जिनके घर में ना तो कोई कमाने वाला होगा या उनके घर की ऐसी स्थितियां होगी जो बहुत ही आप देख नहीं सकते हैं। ऐसे परिवारों की मदद की और प्रत्येक परिवार को लगभग 15 लाख से ऊपर ही राशि। अब तक मैंने करीब 40 ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं खोए हुए थे, परिवार से बिछड़े हुए थे, उनके परिवार के लोग उनका फोटो लेकर मेरे पास आते हैं और मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि अगर आपको ये व्यक्ति कहीं दिखें तो इस नंबरों पर संपर्क करें और 40 में से 25 या 30 लोग जो होंगे 24 घंटों के भीतर उनके परिवार के लोगों को मिलेंगे। कई मैंने ऐसी खबरें भी की हैं जो गुमशुदा व्यक्ति मेरे पास किसी ने सूचना दी कि अशोक जी वो व्यक्ति है यहाँ पर मिला है, पता नहीं कौन, हम तो जानते नहीं है, आप बताइए। मेरे पास विभिन्न पुलिस थानों से फोन आता है कि हमें कोई व्यक्ति या बच्चा छोड़े गए और कौन है हमें नहीं जानते। तो उनके माध्यम, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से वो बच्चे उनके परिवार के लोगों तक मिल जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है पत्रकारिता में खबरों के साथ साथ अगर हमें समाज सेवा करने का या इस प्रकार के काम करने का मौका मिले तो हमें बिना किसी बात का संकोच किए, बिना देर की वो करना चाहिए। मैं मेरी बात को विराम देता हूं। आज मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
गीता में एक श्लोक आता है, यो माम पश्यति सर्वतः सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यानी जो हर जगह मुझे देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, न वो मेरे अदृश्य होता है। तो पत्रकार भी आजकल इसी तरह हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर कोई पत्रकार है। तो आज कोई भी गलत काम करता है तो उसको ये डर तो होता है कि अगर मेरा वीडियो आ गया और किसी पत्रकार जो सही पत्रकार है उसके हाथ में लग गया तो शायद मैं बचूंगा। तो इसलिए पत्रकारिता के मूल्य भी चेंज हो रहे हैं और पत्रकारिता के समय और ज़्यादा संवाद भी बदल रहा है। इसी कड़ी में प्रेमनाथ जी जो न्यूज़ 18 में है और संवाददाता है, बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, टीवी से जुड़े हुए हैं और अपने अनुभव शेयर करेंगे। यहाँ पर मंच पर बैठे मेरे आदरणीय संघ के पदाधिकारी और सामने बैठे मेरे सारे पत्रकार बंधु, सीनियर रतन जी और सभी जो मेरे सीनियर लोग हैं, आज नारद जयंती पर यहाँ पर बोलने का मौका दिया और यहाँ सभी पत्रकारों को एकत्रित करके अपने अनुभव साझा करने का जो ये अवसर है, ये अपने आप में बहुत ही मिला होता है। और संभवतः मेरे को 15-16 साल हो गए पत्रकारिता में, शायद दूसरी बार हुआ है जब इस तरीके का कोई एक साथ पत्रकारों के साथ में और पत्रकारों के लिए संवाद करने की कोई बातचीत है। हालांकि पत्रकारिता जब शुरू की उस समय की पत्रकारिता अलग थी, धीरे धीरे पत्रकारिता में कई बदलाव भी आए और बदलाव बड़े स्तर पर एक साथ कुछ समय के अंदर आए। अगर वो कालखंड के हैं तो ये सिर्फ जो लॉकडाउन लगा और कोरोना काल है, इसके बाद से कुछ बदलाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग उस समय सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के लिए आदी हो चुके हैं और अपने घरों में बैठकर सिर्फ मोबाइल देखते थे, मोबाइल पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं पत्रकार हूं, फिर भी मैं मेरे मोबाइल के ऊपर ध्यान ज्यादा केंद्रित करता था, इसकी वजह से मेरी नजर कमजोर हो गई। तो हालांकि पत्रकारिता या सोशल मीडिया अपने आप में कुछ जगहों पे सही भी है, तो कई समाज के अंदर इसके नुकसान भी है। नुकसान की अगर मैं बात करूं तो आजकल की हमारे पत्रकारिता में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पत्रकारिता इस तरीके की भी जा रही है कि हम समाज को कुछ और दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक दिशा की ओर जा रहे हैं कि खबर हम लिखते हैं, हमें मालूम है, क्योंकि हमें हमारी खबरों को एक क्वांटिटी में देना है कि मेरे को अगर टारगेट दिया गया है 5 खबरों का या 7 खबरों का तो मुझे करना है, लेकिन उस टारगेट के लिए मैं कुछ इस तरीके की खबर करूं जिससे समाज को एक अलग दिशा में आने वाले समय में हम बहुत नुकसान की ओर जाए। ऐसी खबर के लिए नहीं करना बेहतर इसलिए भी होगा क्योंकि चाहे हमें ऑफिस से या हमारे संस्थान से कुछ सुनने को जरूर मिल जाएगा, वो डांट देंगे, लेकिन खबर का मायना ऐसा होना चाहिए जिससे समाज को कुछ दिशा मिले। समाज, क्योंकि पत्रकार एक अपने आप में समाज का आईना होता है और समाज का आईना होने के नाते अगर आप खबर कर रहे हो, वो खबर जो समाज के अंदर गलत मैसेज दे रहा, मैं खबर का हवाला नहीं दूंगा, पिछले कुछ दिनों से समाज के अंदर इस तरीके की खबरें आ रही है और वो हमारे अंदर एक अपने आप में वर्क संघर्ष की ओर ले जाने का काम कर सकती है। इसलिए किसी भी खबर को बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए उसके तथ्यों के साथ में, जैसे रतन जी ने कहा, तथ्यों के साथ में हम छेड़छाड़ करके अगर कोई खबर कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो खबर बेचनी होती है। मेरी पिछले दिनों कुछ मेरे संस्थान के कुछ सीनियर लोगों से बातचीत होती है कुछ खबरों को लेकर, साहब ये क्या, किस तरह की खबर, उनका मेरे पास ये कि मैसेज आता है कि साहब हमको तो एक टारगेट है कि हमें 2 मिलियन 4 मिलियन या कुछ इस तरह के संस्थानों से कि हमें ये करना है, उसके लिए हमें कोई चीज देखनी नहीं है। तो ये जो कालखंड है, ये जो पत्रकारिता की ओर हम जो आगे बढ़ रहे, ये आने वाले समाज में आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक दिशा की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि सोशल मीडिया का मैं शुरुआती दिनों में विरोधी रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे कई पत्रकार जैसे दिनेश जी ने कहा, ये लोग प्रेस मीडिया में जिस समय मीटिंग होती थी उस समय ये लाइव कर देते थे। हम लोगों को ये डर था कि हमारी जो टीवी पत्रकारिता है, हमारे को खबर करके हमको भेजनी पड़ती है, तुरंत चला देंगे, हमारे चैनल के जो हमारे दर्शक हैं या चैनल के जो अधिकारी वो भी देख लेंगे, तो शायद खबर की महत्व खत्म हो जाएगी। तो
हम विरोधी रहे, लेकिन धीरे धीरे इस चीज को अंगीकार भी करना पड़ा और उसके ऊपर हमको भी काम करना शुरू करना पड़ा। लेकिन मैं सारे पत्रकार साथी, आज की तारीख में हर मोबाइल लेके पहुंचने वाला व्यक्ति पत्रकार है, लेकिन हमें उस पत्रकारिता में भी पत्रकारों को पहचानना पड़ेगा। मेरी खबर में हो सकता है मेरे को उस समय तथ्य कुछ कम मिले, मैं उस खबर को, लेकिन उस कम तथ्यों के साथ में मैं खबर को इस तरीके की तड़क धड़क में नहीं डालूं जिससे समाज के ऊपर दुष्प्रभाव हो। जैसे दिनेश जी ने कहा कि वो जालोर गए, उन्होंने उस जालोर की घटना को देखा और उन्होंने दूसरा पक्ष जानने की कोशिश की, दूसरा पक्ष सामने लाने की कोशिश की। हमें एक तरफा खबर चलाने या एक तरफा खबर करने से बचना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है। हालांकि हम लोग जिम्मेदार इसलिए भी है कि आम समाज के अंदर ये धारणा है कि पत्रकार कह रहा है या कोई भी पत्रकार कह रहा है तो इसका मतलब ये सत्यता है और सही है। तो हमें हमारी कसौटी पे खरा उतरने के लिए इस अंधी दौड़ के अंदर भी हमें पत्रकार बन के चलना है, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनते हैं। और जैसा कि आज का दिन है नारद मुनि का, तो स्वाभाविक है कि उनका काम था कि जनता के अंदर, हमारे समाज के अंदर जागरूकता लाना। तो हमें इस ओर में भी आगे काम करना चाहिए, पॉजिटिव चीजों को सामने लाना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि कई ऐसी सकारात्मक खबरें होती हैं जिसके ऊपर लोग देखना पसंद नहीं करते, हमारे समाज के लोग उसको देखना पसंद नहीं करते। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे बाड़मेर के अंदर लंपी स्किन करके एक गायों के अंदर बीमारी आई। संजोग जो कहे या मेरे साला जी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, मैं उनके गांव गया, वहां 2 दिन हम लोग, क्योंकि वो छोटी उम्र में थे, शिक्षक थे, तो दुख था उस समय। लेकिन मैं वहां था तो पूरे देख रहा था, तो उनकी गायें बहुत ज्यादा बीमार थी। मैंने वहां, क्योंकि मैं सिटी में रहता हूं, मैंने नहीं देखी ये चीजें, तो मैंने पूछा हुआ क्या है, तो कि पता नहीं कुछ गायों में बीमारी आई है। ये मैं आपको बात करना चाह रहा हूं कि मैं 15 तारीख को वापस यहाँ आया और मैंने कलेक्टर से बात करी। मैंने कहा कलेक्टर साहब इस तरीके की एक बीमारी है और गायों के अंदर बहुत बड़े स्तर पे फैल रही है, आप थोड़ा तो नहीं है। मैंने कहा सर मैं खुद व्यक्तिगत देख के आया हूं और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, मैंने एक घर के अंदर नहीं देखी है। बिहार गांव के अंदर, मैं जिस गांव गया था उसका नाम नहीं, उनके बिहार गांव के अंदर मैं 20 परिवारों के लोगों से मैंने बातचीत करी और उसमें सभी जगह ये स्थिति है। कलेक्टर ने मेरे सामने तत्काल उपनिदेशक को फोन लगाया, उपनिदेशक ने, अब मैं आपको तथ्यों की बातें इसलिए कह रहा हूं, कलेक्टर ने उपनिदेशक को कहा, उपनिदेशक ने कहा सर मैं इसको गंभीरता से लेता हूं। और दूसरे दिन हमारे पास रिपोर्ट आती है, हालांकि उसको लेके मैंने खबर करने की कोशिश की और 15 दिन सरकार को चेतने में लगा, 15 दिन पूरे समाज को चेतने में लगा, जब तक 30 तारीख तक वो जो लंबी स्किन डिजीज थी वो बहुत भयावह रूप ले चुकी गायों के अंदर। और मैं ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उस बीमारी से लाखों गायों ने अपना प्राण त्याग दिया। समय रहते सरकार, हमारा समाज और हमारे पत्रकार वर्ग पूरा ही अगर जागता तो शायद उस बीमारी पे जैसे बाद में जिसको गंभीरता से लिया गया उस पर कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन दूसरे दिन हमारे पास आंकड़े आते हैं 1700 के और उपनिदेशक ने बाकायदा उसको आंकड़ों को रिलीज किया कि 1700 गायों की मौत हुई है बाड़मेर जिले के अंदर। फिर सरकार के पास गए, शुरुआती में तो फंड आया 2 लाख का आया, हालांकि वो अलग विषय था, सरकार का विषय था। लेकिन उस खबर को मैंने कलेक्टर के संज्ञान में लाने के लिए, कलेक्टर ने उस चीज को गंभीरता से लिया और बाड़मेर में कुछ काम शुरू हुआ। आप मानोगे नहीं, उस एक चीज के लिए सरकार के ऊपर दबाव बना 15 दिन बाद में, लेकिन उसी उपनिदेशक को दूसरे दिन हटा दिया क्योंकि उसने 1700 गायों का आंकड़ा दे दिया। और वो आंकड़ा लास्ट तक जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी डाली और मैंने सोशल मीडिया पे डाली, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये बातें कि आप पॉजिटिव कुछ भी करो तो समाज उसको गंभीरता से नहीं लेता, उसको देखता नहीं है या उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। और उसके ऊपर आगे कई लोगों के मेरे पास आए, उसमें 30,000 गायों की मौत के आंकड़े मेरे पास बाड़मेर जिले के आ गए। मैंने सरकार तक भी भेजा, हालांकि उसको बाद में वो गंभीरता दी। दूसरा मैं अभी आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूं कि अभी सरकार जो है वो सरकार एक्सीडेंटल केस है उसको गंभीरता से ले रही है एक्शन। आप एक बिलीव करो कि एक घर के अंदर किसी व्यक्ति का, और वो एकदम क्योंकि कोविड काल के बाद में स्वास्थ्य की कुछ चीजों में बदलाव आया और तत्काल प्रभाव से किसी भी व्यक्ति, युवा, मैं बुजुर्ग पहले होता था, किसी के हेल्थी होता था तो उसका सुनते थे हम लोग कि हार्ट अटैक आ गया। युवा काम करता करता व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, वो कुछ समय उसकी मृत्यु हो जाती है और पूरा परिवार रोड पे आ जाता है। इसको लेके हालांकि मैं भी कुछ दिनों से
पे काम कर रहा हूँ, सरकार के ऊपर भी दबाव बनाने के, ताकि सरकार इसको एक्सीडेंट के अंदर ले, क्योंकि मकान से गिरने को ले रहे हो, आग से जलने को ले रहे हो, पानी में डूबने से ले रहे हो, ये अपने आप में एक एक्सीडेंट का ही रूप है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने लिखा भी, लेकिन किसी भी समाज के व्यक्ति ने या कोई आगे नहीं आता, क्योंकि वो एक पॉजिटिव जो इंटरेस्ट की नहीं है। वही चीज अगर मैं किसी महिला की, मैं कहा कि कुछ हमें गंभीरता दिखानी पड़ेगी, कुछ महिला की अगर खबर वो हो जाती या हम कुछ कहते कि भाई इसके साथ ये हुआ, वही लोग समाज के लोग हम मतलब उसको लाखों लोगों तक देख सकते हैं। वैसे हमने देखा भी है, किया भी है खबरें, तो समाज को भी पॉजिटिव दिशा में, क्योंकि हम पत्रकारों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बात समझ में आती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे समाज के अंदर भी बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें अंधी तोड़ के अंदर नहीं, हमें सकारात्मक जो खबरें हैं उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आज मुझे इस मौके पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं, और मेरे पत्रकार साथियों को कहूंगा कि सकारात्मक की तरह आगे बढ़े, ताकि समाज से हमारा जुड़ाव हो सके और हम समाज से जुड़ सके। धन्यवाद। अब क्योंकि